जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। मैं हूं अर्तु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया साजिद टार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू My सो मच pleasure, Azu. Thank you. सर। आज तो एक तो हम डिस्कस करेंगे जाहिर ट्रम्प साहब को, उनका जो सुना है कि एक स्टेट में वो 50% जो है वोट उन्हें पड़े। सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा ईरान पर बात करेंगे कि ईरान के साथ क्या एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि ईरान फिर अटैक कर देगा। कई लोगों का ये कहना है, खैर वो रिपोर्ट मैंने अभी नहीं देखी, लेकिन कई लोगों ने मुझे फोन पे बताया है कि ईरान ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने अपने टेररिज्म खत्म नहीं की तो हम फिर अटैक कर सकते हैं। आरजू, मैं पहले बल्कि ईरान पे बात करना चाहता हूं और उसके बाद मैं खासकर डोनाल्ड ट्रंप साहब और रिपब्लिकन साइड ऑफ इलेक्शन की बात करना चाहूंगा। मैं कल ही वापस आया हूं। पोर्ट्समाउथ जगह है जहां पे काकस जो हो रही है रिपब्लिकन, न्यू हैम्पशायर में। मैं खुद 2 दिन वहां रहा हूं। मुझे इत्तेफाक हुआ है कई सीनियर रिपब्लिकन लीडर से मिलने का। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मेरी 1-to-1 मीटिंग तो नहीं, लेकिन मेरे 10 मिनट गुजरे उस ग्रुप के साथ, प्रेसिडेंट साहब के साथ। और जो उनकी स्पीच थी और उसके बारे में मैं वो बात करना चाहूंगा। लेकिन पहले ईरान के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। और मेरी ये जो मैं अभी जिस पे ईरान की टॉपिक में बोल रही हूँ, मेरी स्टडी है कुछ आर्टिकल्स की और कुछ पाकिस्तान के सीनियर सेनेटर्स और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी, जो उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज देयर ऑब्जर्वेशन। जो एक बहुत बड़ा खदशा था, मैं हमेशा ये कहता था कि जिस दिन अटैक हुआ उससे एक दिन पहले डॉक्टर जयशंकर वहां पे थे और इसको उठाया जाएगा, इस बात को कि शायद स्पेकुलेट किया जाएगा कि शायद भारत इस हमले के पीछे है। लेकिन आज फिर वही हुआ है कि कुछ जो है सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो इस चीज पर बात कर रहे हैं। उसकी मैं डिटेल में जाना चाहूंगा। एक तो वो इल्जाम ये लगाते हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने ईरान को कहा है कि हमने सर्जिकल अटैक किया था और उसके बाद उसका फायदा ये हुआ था कि दहशतगर्दी फिर रुक गई थी। तो आप अगर अटैक करें तो इसका आपको भी फायदा होगा। जो वो जैशे अदल है उसके ऊपर अटैक करें तो आपकी भी दहशतगर्दी रुक जाएगी आगे, उससे ये हासिल होगा। फिर उस पर उन्होंने जो अटैक किया, और ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा ईरान से कि पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, आइसोलेटेड है, वो रिटेलिएट नहीं करेगा। लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस था ही नहीं कि वो इस पे रिटेलिएट ना करते। अगर वो रिटेलिएट ना करते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाना था सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान। अब उससे भी मजीद आगे बात ये हुई है कि ये भी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा, उन्होंने बताया है कि भारत ने ये भी ऑफर की है कि हम आपको तैयारे देंगे, पायलट आपके होंगे, तैयारे हमारे होंगे और मिसाइल भी हमारे होंगे। और अगर फ्यूचर में आपको किसी लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट में आप जाते हैं तो हम दूसरे बॉर्डर से, जो दूसरे बॉर्डर्स भारत के साथ हैं, वहां से हम पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये भी ऑफर की गई। अब ये पता नहीं कहां तक ये बात ठीक है या गलत है, लेकिन ये बात ऑफर कहते हैं कि भारत की तरफ से ईरान को की गई। दूसरी तरफ से जो सबसे ज्यादा जो बताई गई है बात, सालसी जो आर्बिट्रेशन की है वो सबसे ज्यादा टर्की ने की है और साथ चाइना भी साथ इसमें इन्वॉल्व था। टर्की ने क्या जवाब दिया? टर्की ने यह जवाब दिया कि अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे तो एक खदशा यह है कि जैकबाबाद और चमन के इलाके में अमेरिका जो है वो अपनी फौजें लेकर आ जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? तो एक और दूसरा उन्होंने कहा है कि टर्की ने उनको बताया है कि आप पहले ही कई जो है फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहे हैं और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बल्कि टर्की, किर्गिस्तान और इजराइल और अरब जो है उनके साथ भी उनके कोई रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है। अभी रिसेंटली उन्होंने सऊदी अरब से रिलेशन अपने ठीक किए हैं, लेकिन ये सारी चीजें जेपरडाइज हो जाएंगी, तो जरा यू हैव टू बी केयरफुल। तो उसके बाद उन्होंने चाइना इसमें गारंटर है कि BALA और BFA इसको खत्म किया जाएगा ईरान के अंदर से, और पाकिस्तान वाली साइड से जैशे अदल को पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। इसमें गारंटी किसकी है? चाइना की है।
और दूसरा दोनों कंट्रीज मिलके अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट पे काम करेंगे और एक दूसरे के जो डेलीगेशंस हैं उनको अगर कोई खदशा है तो वो एक दूसरे के ममालिक में जाके विजिट भी कर सके। मैं इस पे बल्कि इससे मैं आखिर में अपनी भी इस पे ओपिनियन दूंगा। इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा सेनेटर मुशाहिद हुसैन है पाकिस्तान के, एक बहुत बड़े फॉरेन पॉलिसी पे उनका काफी ग्रिप है उनकी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो हालात ज्यादा खराब हैं वो रूस और अफगानिस्तान की जंग के बाद खराब हुए। लेकिन सेनेटर मुशाहिद साहब ने ये नहीं कहा कि उसके बाद हम दोबारा रिवाइव क्यों नहीं कर पा रहे। वो तो जंग हो गई ना, खत्म हुआ है, उसको काफी अरसा हो गया। मुशाहिद साहब ने ये नहीं बताया कि उस वक्त पाकिस्तान ने क्यों ये सारा किया था अफगानिस्तान में जिहाद, और बिलखसूस जो पैसे आए वो कहां गए, और फिर उस वक्त जो आपने जिहाद किया बाद में उसी जिहाद को दहशतगर्दी में आपने कर दिया, चेंज कर दिया, और फिर उसके बाद अभी तक आप उन डॉलरों के ख्वाब देखते रहते हैं सुबह शाम। उन डॉलरों के ख्वाब छोड़े, मूव ऑन, ये नहीं बताया सेनेटर साहब ने। अब एक दूसरे हमारी खातून है हुमा बकाई हैं, उन्होंने इस पे बोली, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप कभी ठीक थे ही नहीं, हमेशा ही कशीदा रहे 70s के बाद या उससे पहले। अब उन्होंने ये कहा कि भाई इस वक्त ईरान और अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। मेरा उसके लिए जवाब यह है हुमा बकाई साहिबा, यही एतराज दोनों दूसरे मुल्कों को आप पे है, बल्कि 3 मुल्कों पे है, भारत को भी एतराज है कि आपकी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी फरमाया है कि पाकिस्तान जो है वो वहां पे मजहबी फिरके हैं जो मुसलसल वो जो कंट्रोल में नहीं है, तो कंट्रोल किसने करने कंट्रोल वो। और यहाँ पे एक बड़ी यूनिक सिचुएशन ये थी, मैं खुद बल्कि सारी जिंदगी यही पढ़ता रहा हूँ, यूनिक सिचुएशन ये थी, इसका लुब्बे लुबाब तो मुझे नजर आ रहा था ओवरऑल कि भाई ईरान के पीछे रशिया है, पाकिस्तान के पीछे अमेरिका है। आपने रिसेंटली अभी पैसे लिए हैं IMF से, हमारे आर्मी चीफ साहब भी बड़ा कामयाब दौरा अमेरिका का करके गए, आपने जाहिर जवाब देना ही था उसका। समझ इस बात की नहीं आई कि दोनों मुल्कों की नेवल एक्सरसाइज हो रही थी हमले वाले दिन, चाबहार के अंदर आपका पाकिस्तानी डेलीगेशन बैठा था। काकड़ साहब जो कि चॉकलेट लेने के लिए स्विट्जरलैंड गए हैं, उनकी साइड लाइन्स के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हो रही है, और रात को अटैक हो गया। और दूसरी खूबसूरती यह है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर एम्बेसडर भी वापस जा रहे हैं, ये सारे डेलीगेशंस भी वापस जा रहे हैं, एक हफ्ते के बाद सब अच्छे की रिपोर्ट आ रही है। लेकिन एक मुझे यहाँ पे जो कुछ चीजें मैं समझता हूं कि चाइना ने यहाँ पे आर्बिट्रेशन कर दी है कि जी हम जैश-ए-अदल को हम इधर से पकड़ लेंगे, आप उधर से BLF को पकड़, और यार जो दूसरे मुल्कों के साथ हालात खराब है वो भी ठीक कर लो, फिर भारत की रिजर्वेशन है वो भी ठीक करो, अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप उनको ठीक क्यों नहीं करते हो भाई, उनके रिजर्वेशन देखिए ना। अगर आप एक कंट्री के साथ ये सारी जमानतें कर सकते हैं, आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप तो पहले से भी अच्छे हो जाएंगे जी, और यार दूसरे मुल्कों के साथ क्यों नहीं यही फार्मूला अडॉप्ट करते, आगे मूव ऑन क्यों नहीं करते इन चीजों से। आपकी तरक्की का सर्वाइवल का मैटर ही अब ये, आपकी सर्वाइवल का मैटर इस वक्त, ईरान तो कुछ भी नहीं करता ना प्रोड्यूस, ईरान की तो इकॉनमी खुद इतनी अच्छी नहीं है, और भारत की जो इकॉनमी ठीक है उनसे कुछ सीखें, आप उनके साथ ट्रेड शुरू करें। तो लेकिन सर ये भी है कि अमेरिका के लिए ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जमीन दे दे जैसे अफगानिस्तान के लिए दी थी, हो सकता है ईरान को ये डर भी हो। मैंने तो कहा ना कि टर्की ने कहा उनको, भाई आप अगर इसको ज्यादा छेड़ोगे तो अमेरिकन आगे जैकबाबाद में आ जाएंगे और चमन आ जाएंगे, क्वेटे में आ जाएंगे, फिर क्या करोगे, इसलिए तो वो रुक गए हैं। लेकिन एक मुझे ये बताया, अगर अमेरिकन को जमीन चाहिए होगी तो आपने ना थोड़ी करनी है। हाँ ये तो है, आप तो हमें, और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी सरजमीन तो वो पहले भी इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से उड़ रहे हैं आगे पीछे उनसे, आप तो वो, और बल्कि आप तो आवाम को बताते ही नहीं है, अपनी बेसिस दे देते हैं उनको, पैसे ले लेते हैं उनसे सारा कुछ। सर पाकिस्तान अकेला नहीं हो गया इस रीजन में, पाकिस्तान अकेला नहीं हो गया आगे सारे पड़ोसी एक हमारे एक्स एम्बेसडर साहब हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत लफ्ज देखे, किस तरह कहते हैं टेक्निकल, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान खित्ते में तनहा नहीं है लेकिन रिलेशनशिप ठीक नहीं है किसी के साथ। देखिए कितनी खूबसूरत फिक्रा है, कहते पाकिस्तान तनहा नहीं है बिल्कुल, लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप भी नहीं है। वाह भाई वाह, इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करना,
कहते हैं हम तनहा नहीं है, लेकिन बोलचाल भी नहीं है किसी से। लेकिन उसमें ये बात ये है, लेकिन मैं एक चीज की दाद ये दूंगा कि ये जो इस वक्त ईरान का इन्होंने जवाब दिया है, इसमें भी नेशनल इंटरेस्ट मौजूद है कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए, पैसे तो होंगे ही, लेकिन इसमें नेशनल इंटरेस्ट भी मौजूद है इसमें कि आगे फ्यूचर में अगर तो इसका जवाब ना देते, फिर तो भाई हर एक ने घर में घुस जाना था इधर उधर से। कुछ नेशनल इंटरेस्ट लिया, मुश्किल फैसले किए किसी ने बैठ के, और मैं चाहता हूं कि इन्होंने जो फैसला किया है इस चीज का, इस ऑपरेशन का नाम, मुझे एक इस पे एतराज जरूर था, इसका ऑपरेशन था ऑपरेशन मर्ग बरमचार, बरसरमचार, ठीक, ऑपरेशन मर्ग बरस। यार ये फारसी का नाम रखने का क्या जरूरत थी यार? हम तो पाकिस्तान नहीं है, फ्रांस हमारी को फारसी थोड़ी जबान है। ऑपरेशन डंडा मार नाम रख लेते इसका, ऑपरेशन जूते मार रख लेते, ये मचार करने की क्या जरूरत थी? चले ठीक है। और भाईजान ऑपरेशन मरगे बस हरमचार रख लिया, ऑपरेशन मरगे करप्शन कब करेंगे? उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? तो अब मैं जो खासकर अब दूसरा जो ये तो मेरा ईरान के बारे में तजजिया था कि हम कहां खड़े हैं, कहां जा रहे हैं। जो मैं बता रहा हूं कि जब वो जो डेलीगेशन थे वो भी वापस जा रहे हैं, हमारे वहां पे जो एम्बेसडर्स साहब थे, टीपू साहब थे, वो भी जा रहे हैं वापस, और सब अच्छे की रिपोर्ट हो रही है। अब देखें आगे कहां जाते हैं। काश यही फार्मूला दूसरे दो पड़ोसी नहीं बल्कि तीन, मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं, ये जो डिप्लोमेट्स और सेनेटर जो ये सारे रिमार्क्स दे रहे थे, इन्होंने ये कहा है कि हमारी कशीदगी सिर्फ 3 मुल्कों के साथ है। वो कौन कौन से? अफगानिस्तान, भारत और ईरान। लेकिन ये कि बताएं, इंडिया चाइना आपसे खुश थोड़ी है। आपने उनका $26 बिलियन खा के पिज्जे ले लिए अमेरिका में, वो खुश थोड़ी है, वो भी तो बेजार है। ये अगर सड़कें उखाड़ी जा सकती तो सी पैक को उठा के ले जाते बगले वापस चाइना में। वो तो बेचारे सड़कें बिछा बैठे। आप देखें सितम जरीफी ये है, वो बेचारे यहाँ सड़कें बनाने आते हैं जो को आपको खुद बनानी चाहिए, फिर आप उनके इंजीनियर अगवा कर लेते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं। अगर एक मुझे अफसोस इस बात का हुआ, वो एक चाइनीज इंजीनियर ने कहा है कि यार ये 3-3 घंटे की नमाज की ब्रेक करते हो आप, तो इसको नमाज की ब्रेक को थोड़ा कर लो। वो पठान भाई इकट्ठे होकर सारे उस पर उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि इस्लाम को इसने गालियां निकाली, इस्लाम खतरे में आ गया यहाँ पे, वो जान बचा के भागा वहां से। तो भाईजान ये अगर इस तरह नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। आपने तो मजाक बना रखा है ना हर चीज को, गलत बात है इसमें। लेकिन अब आगे चलना चाहूंगा। मैं बता रहा हूं, अमेरिकन, मेरी जो ओरिजिनल एक्सपर्टीज है आरजू, वो तो मेरी अमेरिकन पॉलिटिक्स है। मैं पिछले 30-35 साल से यहाँ पे आई एम पॉलिटिकल वर्कर, और मेरी तालीम भी सारी यही है। मैं लॉ में सारी जिंदगी यही पढ़ता रहा हूँ और पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूँ, हाई स्कूल से लेकर 2 लॉ स्कूलों तक, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सारे पढ़ता हूं। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को, अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से, जिस कंट्री से मैं बोल रहा हूं वहां पे, यहाँ पे 250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है, और आज यहाँ पे जमहूरियत ढूंढने से भी नहीं मिल रही। उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। हमारे जो बाइडेन साहब, जो कि बीमार हैं बेचारे, उनको पता भी नहीं कि वो प्रेसिडेंट हैं या क्या है, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे 80 मिलियन वोट मिले थे 2020 में। या ये जरूर याद करो, उसमें से 26 मिलियन मेल इन वोटर थे। अब मेल इन वोटों में होता है फ्रॉड, यहाँ पे उसको कहा जाता है यहाँ की टर्म में वोटिंग हार्वेस्टिंग वोटिंग में। एक बंदा जो होता है वो सारी पर्चियां इकट्ठी करके ले आता है, चर्च में बैठ के वो मोहरें लगा के तो मेल कर दी जाती है। ठीक, चले कोई नहीं, कर लिया, हो गया, 2020 था, खत्म हो गया। आगे क्या हो रहा है कि 3 साल जमहूरियत सोई रही है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंडिडेसी अनाउंस की है, जो ही उनके पोल अच्छे आए हैं, उनके ऊपर 90 केसेस कर दिए गए। जमहूरियत की हालत ये है। अगले दिन जब मैं न्यू हैम्पशायर में था, तो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा मेरे ऊपर अल कपोन, जो कि यहाँ पे जो यहाँ बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उससे ज्यादा केसेस है मेरे ऊपर। ठीक है, चले वो भी इस्तेमाल करें, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को इस्तेमाल किए करें आप, FBI अब KGB बन चुकी है अमेरिका के अंदर। 6 जनवरी का जो बहाना करके तकरीबन 1280 लोगों को सजाएं दी जा चुकी हैं, 20-20 साल की, 18-18 साल की। अंतीफा और ब्लैक लाइफ मैटर को खुली छुट्टी है, जो मर्जी किसी चीज को आग लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त वॉशिंगटन DC, जो कि अमेरिका का कैपिटल है, वहां से सारी गाड़ियां चोरी की जाती हैं, गन पॉइंट पे छीनी जाती हैं, और 1 घंटे के अंदर बाल्टीमोर की सी पोर्ट से गूगल कर लें, मैं ये अपने जवाब से गूगल करके देख लें,
कि बाल्टीमोर सी पोर्ट से वो फौरन गाड़ी अफ्रीका पहुंच जाती है। आप अगर गूगल करके देखें, टोरंटो और अमेरिका से गाड़ियां दो जगह जा रही हैं, दुबई और नाइजीरिया और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ये हालात है यहाँ पे। और उसके बाद मैं खैर मजीद बोलना चाहूंगा कि मैं गया यहाँ पे, वो जो वोटिंग हो रही है इस वक्त, रामास्वामी, विवेक रामास्वामी जी, मैं खुद उनका बहुत बड़ा मदाह हूं, उनकी आइडियोलॉजी की वजह से, उनकी ग्रोथ की वजह से। मेरा सेंसिटिव मैटर ये भी है कि साउथ एशियन है, भारतीय है, मेरा इसीलिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है। और दूसरा कंजर्वेटिव है। उन्होंने अगले दिन आयोवा के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इलेक्शन जीता वहां से अपना काकस का, तो उन्होंने जब उनको इंडोर्स किया तो उसकी जो स्पीच दी, मोती प्रो दी उन्होंने सारी। और मुझे बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतते हैं तो उसकी कैबिनेट में उनका अच्छी पोजीशन होगी। और अमेरिका की रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर विवेक रामास्वामी का नाम जो है वो रहेगा, और देयर आर चांसेस कि ही बिकम अ प्रेसिडेंट वन डे। और मैं चाहूंगा कि इस तरह का प्रेसिडेंट बने, जो कि सबसे पहले मैं आप बताऊंगा कि विवेक रामास्वामी जब अपनी तकरीर शुरू करते हैं तो वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हेलो पैट्रियट्स। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये रिपब्लिकन पार्टी में ज्यादातर हम लोग जो है वो वी आर नेशनलिस्ट। डोनाल्ड ट्रंप के साहब की पॉलिसी भी यही होती है, अमेरिका फर्स्ट। अगर अमेरिका नहीं है तो फिर उसके बाद क्या है? अच्छा, उसमें ये बताना चाहूंगा कि न्यू हैम्पशायर के अंदर अब इस वक्त 3 कैंडिडेट मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, दूसरे नंबर पर निकी हेली है, तीसरे पे फ्लोरिडा के गवर्नर हैं रॉन डिसेंटिस। आज एक बहुत बड़ी खबर है जो कि भारत की मीडिया ने भी उठाई है। उन्होंने कहा है, एक स्पेकुलेशन थी, 2 क्वेश्चन थे और जिसमें मुझे खुद भी कंसर्न था। कुछ लोग कहते थे कि विवेक रामास्वामी विल बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑन द टिकट। उसके बारे में अभी क्लियर तो उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नहीं कहा, बल्कि मैं खुद जब उनसे मिला जिस गैदरिंग में, उसमें भी उन्होंने कहा था कि विवेक रामास्वामी को उन्होंने काफी सराहा है। उन्होंने कहा वी विल बी वर्किंग टुगेदर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई लोग उसको इशारा यही समझ रहे हैं शायद ही विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन आज निकी हेली के हवाले से उन्होंने कहा है कि उसका कैलिबर नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकती मेरे साथ। अब मुझे पर्सनल थोड़ी रिजर्वेशन भी ये है कि वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करती है। श्री सरदारनी रंधावा है उनका, जट फैमिली से है। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने उसको छोड़ के क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया, और वो सिखिज्म के हवाले से, और दूसरा भारतीय अपने बैकग्राउंड से भी उनको प्राइड नहीं है। विवेक रामास्वामी की मैं जो आखिरी उन्होंने जिस दिन एंडोर्स किया, मैं उस दिन भी बहुत खुश हुआ। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, आई एम द सन ऑफ अ लीगल इमिग्रेंट। उससे मेरा और फख्र उस पर मजीद हुआ। लेकिन आज की अच्छा, उसमें अब आगे मैं चलना चाहूंगा कि यहाँ न्यू हैम्पशायर में डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे, और नजर आ रहा है पोल के हिसाब से भी जीतेंगे। इससे अगली जो होगी वो साउथ कैरोलिना होगी, जिसमें निकी हेली समझती है शायद इस आवर होम स्टेट, और वहां से कुछ होगा। लेकिन इसमें यह क्लियर है कि रिपब्लिकन साइड से डोनाल्ड ट्रंप ही आएंगे। और दूसरी साइड पे इस वक्त इलेक्शन में बताया ये जा रहा है, लोग यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो बाइडेन विल नॉट बी द डेमोक्रेट कैंडिडेट। कौन आएगा? एक तो ये फैसला करेगा बराक हुसैन ओबामा। वो किस तरह? पहले भी ये हिस्ट्री बन चुकी है कि एक शख्स ने 12 साल अमेरिका के ऊपर हुकूमत की है। जो बाइडेन इस वक्त प्रेसिडेंट नहीं है, बराक ओबामा इज अ प्रेसिडेंट। और दूसरी इसमें बात यह आ रही है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम जो है वो आएंगे। तीसरी यहां पे एक और भी लोग बातें कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन के करीब जाके मिशेल ओबामा इलेक्शन में उतर आए। अगर वो उतर आती हैं, इलेक्शन जीतती हैं, अमेरिका की हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि एक शख्स ने अमेरिका को 20 साल चलाया। 12 साल तो ये हो गए, 8 साल मिशेल ओबामा के, 20 साल। और उसके बाद अमेरिका जो होगा वो देखने के काबिल नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? ना यहां पे जहाज होंगे, ना कारें होंगी। अमेरिकन जो है दोबारा गधों पे सफर करेंगे, साइकिलों पे होंगे या ट्रेनों में होंगे, क्योंकि यही, इसको सिंपल वर्ड्स में, हमारी यहाँ पे कांग्रेस वुमेन है AOC कोर्टेस, उन्होंने एक ग्रीन प्लान दे दिया है। वो कहती है ग्रीन प्लान ऑफ हमारा अमेरिका के, उसमें ना तैयारे हैं ना कारें हैं उसमें। वो कहते हैं ये फॉसिल फ्यूल हमने बंद कर देना है। फॉसिल फ्यूल जो इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। उनके मुताबिक तो कहते हैं बेबीज आर नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट एट द सेम टाइम। उनके मुताबिक तो कई चीजें हैं जो ह्यूमन नेचर को तब्दील कर देंगी। और दूसरा, इस वक्त मर्द मर्दों के साथ रहेंगे, औरतें औरतों के साथ रहेंगी। ये बिल्कुल ये भी अगले 20 साल बाद, अगर 20 साल अगर अमेरिका रहा तो उसके बाद यही होगा।
तालीम हमने बंद कर देने स्कूल, भारत को ठेका दे देंगे कि आप ही अमेरिका को चलाएं। आज भी अगर देखा जाए तो भारत जो है वो चला रहा है अमेरिका को, लेकिन उसके बाद ये खुला ऐलान हो जाएगा कि भाई भारत चलाए, हम नशा करेंगे, आराम से बैठेंगे, भारतीय काम करें, हुकूमत करें, चाहे जो मर्जी करें। तो ये 20 साल बाद अच्छा होगा इसका, अगर ये मैं बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि उसकी वजह ये है। अब देखें, एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कैसे 3 लाख लोगों ने क्रॉस किया बॉर्डर सिर्फ दिसंबर में। सुना है 13 से 15 मिलियन लोगों ने बाइडेन के दौर के अंदर बॉर्डर क्रॉस किया है। डेमोक्रेट्स को देख रहे हैं कि दे आर वोटर्स, ये हमारे वोटर्स हैं, ठीक है जी। हम एज ए रिपब्लिकन देख रहे हैं इसमें कई दहशतगर्द आ रहे हैं, ये नशा लेकर आ रहे हैं, ड्रग्स लेके आ रहे हैं। एक मैं आज आपको एक मजे की बात बताऊं जो रिसेंटली मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा। उन्होंने कहा बाइडेन दौर के अंदर 27,000 चाइनीज अमेरिका के अंदर दाखिल हो चुके हैं इलीगल इस बॉर्डर से। उन्होंने ये भी कहा कि क्या चाइना अमेरिका के अंदर अपनी जी, उन्होंने कहा कि क्या चाइना अमेरिका के अंदर अपनी आर्मी बनाना चाहता है। हालात यहां तक खराब है। और उसके बाद ये मैं बताना चाहूंगा कि आगे ये करेंगे किस तरह वोटर्स को देख रहे हैं। आगे इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी चाहती है आरजू के ग्रीन कार्ड वाले लोगों को राइट्स दे दिए जाए कि वो वोट दें, और इनकी ख्वाहिश है कि अगले इलेक्शनों में ये जितने लोग इलीगल आए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, इनको ग्रीन कार्ड देके इनको कहा जाए कि आप वोट डालें। वो वोट डालेंगे सारे डेमोक्रेट और वन पार्टी रूल हो जाएगा। कम्युनिज्म, यहाँ सोशलिज्म कम्युनिज्म होएगा। बराक ओबामा साहब बादशाह बन जाएंगे और पीछे चलाने वाले भारतीय सारे ये लेकिन सर ये तो है बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि कई लोग कह भी रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की और कई चीजें जो अमेरिका में हो रही हैं वो बिल्कुल हमने आपसे बात करनी थी। लेकिन एक चीज सर लास्ट में जाते जाते, भारत में जो है वो आज संडे है, कल जो है राम मंदिर इनॉग्रेशन है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसकी भी काफी तैयारी है और काफी हंगामा है वहां पे, काफी तैयारियां और सब कुछ मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? आरजू, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ज्यादा सेंटिमेंट हो जाते हैं, लेकिन मैं गुजारिश एज एक वकील, एज ए लॉयर, और खासकर एक एज ए बहसीत इंसान और एक मेरा बैकग्राउंड भारत, इंडिया, पाकिस्तान के हवाले से, इसको जज्बाती नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी हिस्ट्री, एक तो ये कोर्ट का फैसला है जिन्होंने देख के किया है हिस्टोरिकली सारा कुछ। दूसरा, जब मैंने पढ़ा यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहां आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई, ठीक हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। वो जो भी है, फिर भी मैं समझता हूँ वहां इबादत होगी। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पे फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया है, वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप वो उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप या तो फिर उसको बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं। मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से अभी 4 और ऐसी मसाजिद हैं जिनके बारे, और मैंने 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है वहां पे। 1912 का वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे, जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो हम हिस्टोरिकल इट्स राइट देयर। ये किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस पे, अगर मुझे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा, और इस पे ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। इट वाज अ मंदिर देयर प्रूवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस पे आप बर्दाश्त करें और उसको सेलिब्रेट करें उनके साथ। यू आर लिविंग देयर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रीजन फॉर सेंचुरीज, सदियों से रह रहे थे हम एक दूसरे के साथ। इसको अब पॉलिटिसाइज करना छोड़ दें, नफरतों के दरवाजे कोशिश करें बंद कर दें। मैं जिस तरह आज भी आप किसी को कह रहा था कि मैंने अर्थशास्त्र को अभी पढ़ा है हिस्टोरिकली लेंस से, मजहबी लेंस से नहीं, तो आप भी कोशिश करें कि चीजों को एक लेंस तब्दील करें, प्यार मोहब्बत के लेंस से चलने की कोशिश करें, क्योंकि अब इस दौर के अंदर
मेरे ख्याल में जंगों का दौर नहीं है, नफरतों का दौर नहीं है। और दूसरा, मैंने अमेरिका में आके सीखी ये चीज, मजहब आपका जाती इशू है। दिस इज योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस। इसको आप हर बिल्कुल ऐसा अपने माथे पे लिख के हर एक बंदे को जिहाद और ये गर्दन तोड़ देना, ये कर देंगे, वो मर देंगे। तो यार खुदा का नाम है, छोड़ो इस बात का। देखें आरजू, मैं आखिरी बात ये कहूंगा, दुनिया का हर मजहब प्यार मोहब्बत की आपको ये प्रीचिंग करता है। चाहे आप अच्छे हिंदू हैं, आप चाहे अच्छे सिख हैं, कोई भी मजहब देख लें, उसमें प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। वो हम छोड़ देते हैं झगड़ों में, हम बिजी, क्योंकि कारोबार बना लिया हमने। कारोबार छोड़ दें। मैं आई डोंट अप्रूव कि आप उसको नेगेटिवली लें, इसको राम मंदिर को। उनके साथ खुशियों में बिल्कुल शरीक हूं, अपने हिंदू भाइयों के साथ। एंजॉय करें, रिलैक्स करें, एंजॉय करें। और दूसरा, कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के हर दिन को सेलिब्रेट करें। लाइफ इज वेरी सेंसिटिव, वेरी प्रीशियस। इसको नफरतों में और दुखों में इसको चेंज करने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि मेरे घर में हिंदू कम्युनिटी के कई लोग जो हैं वो आएंगे कल, और राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए लंच रखा है मैंने, और वो पिक्चर्स मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप जा रही हैं, मैं आई एम गोइंग टू लोकल हिंदू बरादरी ने मुझे भी इनवाइट किया यहाँ पे कल अपने उसमें, जो उनकी वो सेलिब्रेट करेंगे उसमें। आई एम गोइंग देयर माई सेल्फ। और मैं आपको जिस तरह मैंने बताया है कि मैं लोगों को उनके मजहब की बेस पे नहीं करता। मैं बिल्कुल है। बल्कि अपने दोस्तों की हर खुशी के अंदर शरीक होता हूँ, हर दुख में शरीक होता हूँ, हर दुख में, हर खुशी में होता हूँ। और मैं खुद जा रहा हूँ। मैं आई विल शेयर माई पिक्चर्स विद यू एट द सेम टाइम। बिल्कुल सर, मैं नहीं जा रही, मेरे घर वो सब आ रहे हैं, तो नहीं, बहुत मैं बड़ी वो बात। पिक्चर्स भाई बिल्कुल करूंगी मैं तो एक सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रही है शेयर। बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी बड़ी चीज, बल्कि यहाँ पे न्यू जर्सी का बहुत बड़ा मंदिर है जो बनाया है। मैं अपने दोस्त है मेरे जो जसदीप सिंह है, हम दोनों उसको देखने के लिए जा रहे हैं। और इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। मैं बिल्कुल जाती तौर पे देखें, मैं मंदिरों में जाके एंजॉय करता हूँ। इतना खूबसूरती के साथ बनाया गया है, और लोगों ने आके वॉलंटियर किया। आई नीड टू अप्रिशिएट देम। मैं जाऊंगा, न्यू एग्जैक्टली। जर्सी भी जाऊंगा, बहुत बड़ा मंदिर है। मेरी ख्वाहिश है कुछ जो यूएई के अंदर मंदिर बन रहा है। मैं पिछली दफा जब गया था तो मैं वहां गुरुद्वारा साहब गया था, दुबई के अंदर बहुत बड़ा गुरुद्वारा। और मैं बड़ा आई वाज वेरी अप्रिशिएटिव। बल्कि मेरे जो दोस्त हैं, हम वहां से तस्वीरें और मूवीज बनाकर लेकर आए, यहाँ सिख बरादरी को दिखाया कि कितना साफ सुथरा गुरुद्वारा है। आप भी इसी तरह इसको साफ सुथराई रखें। मुझे मौका मिला, मैं जो नया मंदिर बन रहा है दुबई में, मैं इंशाल्लाह उस वहां भी विजिट करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा। हिंदू भाइयों ने जिस मेहनत से बनाते हैं और जिस प्यार मोहब्बत से बनाते हैं, आई नीड टू गो देयर एंड अप्रिशिएट दैम। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।